Hello dear students, once again welcome back to our channel Gyan Lab and welcome back to our chapter wise MCQ series. आज मैं लेकर आई हूँ अपने MHT CET 2026 एंड MH BSc नर्सिंग 2026 का लास्ट चैप्टर का MCQ फ्रॉम क्लास 12। अभी MHT CET के 4 चैप्टर्स और बाकी है। क्लास 11th के जो 4 चैप्टर्स है उनके MCQs भी मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ, टेंशन मत लो। ये क्लास 12th का लास्ट चैप्टर है और इस चैप्टर के हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि इस चैप्टर का वैसे तो वेटेज ज्यादा नहीं है लेकिन चैप्टर बहुत बड़ा है, तो बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि मैम हम इस चैप्टर में से क्या पढ़ें, कैसे टाइप के एमसीक्यूज आएंगे। तो आपके इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैं इस चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज लेकर आई हूँ। तो चैप्टर नंबर 15 में किस तरीके के एमसीक्यूज आते हैं वो हम सॉल्व करने वाले हैं। आपको सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है। आपको अपने साथ एक बुक रखनी है, जितने भी एमसीक्यूज मैं पूछूंगी उसमें से जो जो क्वेश्चंस आप करेक्ट अटेम्प्ट करोगे उस एमसीक्यू के आगे आपको राइट टिक देना है, जो रॉन्ग हो जाएगा उसके आगे रॉन्ग टिक देना है। क्योंकि वीडियो के एंड में आपको नीचे कमेंट करना है कि आज आपके टोटल कितने एमसीक्यूज राइट है। मैं आपके कमेंट सेक्शन भी चेक कर रही हूँ और लास्ट में आपको टोटल मार्क्स भी कमेंट करना है, वो भी मैं चेक कर रही हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि अभी तक बहुत सारे बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल का नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है। आप लोगों के लिए मैं PYQs का मिक्स्ड MCQ सेशन भी लाइव लेकर आती हूँ रोज शाम को 7 बजे, और धीरे धीरे करके हम MCQ की क्वांटिटी बढ़ाने वाले हैं और बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए एक बहुत 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 बड़ा सरप्राइज आने वाला है। लेकिन वो सरप्राइज तभी आएगा जब सारे बच्चे वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करेंगे। यस, तो चलो, और वो जो सरप्राइज है वो थोड़ा सा सस्पेंस रहने वाला है। तो लेट अस स्टार्ट विद अवर टुडेज सेशन। हर एक एमसीक्यू का आंसर आपको नीचे कमेंट करके अपनी बुक में खुद को राइट और रॉन्ग टिक देते जाना है। तो ये रहा अपना आज का पहला सवाल। इट ड्रेन्स ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर इज सीन ग्रोइंग इन स्टैंडिंग वाटर। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। इट ड्रेन्स ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर इज सीन ग्रोइंग इन स्टैंडिंग वाटर, मतलब वाटर में से ये जो प्लांट है ये पूरा ऑक्सीजन ले लेता है, और जहां पर पानी स्टिल रहता है, स्टैंडिंग वाटर मतलब क्या, स्टिल वाटर, वहां पर ये प्लांट जल्दी जल्दी ग्रो होता है। तो ये पहेली जैसा क्वेश्चन है कि कौन से प्लांट के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इकॉर्निया स्पीशीज के बारे में, जिसको हम टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। टेरर ऑफ बंगाल अफ्रीका से हमने लाया था, ठीक है, एक मिनट, अफ्रीका से नहीं, अमेज़न से लाया था। यस, दिस फ्लावर इज फ्रॉम अमेज़न, ये अमेज़न से हम लेकर आए थे। ये फ्लावर बहुत ही सुंदर कलर देता था, मतलब ये फ्लावर बहुत ही सुंदर कलर के फ्लावर्स प्रोड्यूस करता था ये प्लांट, इसीलिए हम इसको लेकर आए थे। लेकिन ये एक नंबर का शैतान निकला, क्योंकि ये हमारे प्लांट के पूरे ऑक्सीजन को ब्लॉक कर देता है, हवा लाइट ब्लॉक कर देता है, और ये इतना जल्दी जल्दी ग्रो होता है कि हम इसको काट भी नहीं पाते हैं। तो ये प्लांट का पूरा ऑक्सीजन सप्लाई ब्लॉक कर देता है। सो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। इट इज एन इंडिजीनियस स्पीशीज ऑफ अवर कंट्री। ये प्लांट हमारी कंट्री से है क्या? नहीं, ये प्लांट ओरिजिनल हमारी कंट्री का नहीं है, ये प्लांट हम अमेज़न से लेकर आए हैं। दिस इज नॉट फ्रॉम आवर ओन कंट्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट नंबर 2 इज इनकरेक्ट। चलो, कमेंट किया सब बच्चों ने इसका आंसर? यस, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ओनली स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट नंबर वाई इज इनकरेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नॉइज पोल्यूशन कैन कॉज डैमेज टू विच पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी? वेरी सिंपल, इसके लिए तो आपको जनरल नॉलेज पता होनी चाहिए। नॉइज पोल्यूशन की वजह से हमको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? नींद नहीं आती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, स्पेशली छोटे बच्चे और सीनियर सिटीजन्स की, और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो जाता है, आप कुछ सोच नहीं पाते हो, इतनी आवाज आती है। तो नॉइज पोल्यूशन कैन कॉज ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स: साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, इंक्रीज्ड हार्ट बीट, स्लीपलेसनेस, ऑल्टर्ड ब्रीदिंग पैटर्न। नींद पूरी नहीं होगी तो फिर आपको सांस लेने में भी तकलीफ होती है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमको नॉइज पोल्यूशन की वजह से फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन, which of the following areas in India is a hotspot of biodiversity? बताओ इसका राइट आंसर क्या आएगा? yes, which one of the following areas in India is a hotspot of biodiversity? हॉटस्पॉट मतलब क्या होता है? जहां पर सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, सबसे ज्यादा नेचुरल वेल्थ अवेलेबल होती है। पूरे वर्ल्ड में टोटल 34 हॉटस्पॉट्स है। जहां पे इंटरनेट सबसे ज्यादा फास्ट होता है उसको हॉटस्पॉट नहीं बोलते रे,
जहां सबसे ज्यादा नेचुरल वेल्थ होती है उस एरिया को हॉटस्पॉट एरिया बोलते हैं। वर्ल्ड में 34 हॉटस्पॉट्स है, उसमें से इंडिया में 4 हॉटस्पॉट्स हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा? इंडिया में वेस्टर्न घाट हमारा हॉटस्पॉट है, ठीक है। सुंदरलैंड हमारा हॉटस्पॉट है, सुंदरबंस नहीं, सुंदरलैंड। गैंगेटिक प्लेन इज नॉट अवर हॉटस्पॉट, ईस्टर्न घाट्स इज नॉट अवर हॉटस्पॉट। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। यस, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, ये एकदम स्टार्टिंग वाले टॉपिक से है, टॉपिक नंबर 15.2। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जो कि एक जर्मन के नेचुरलिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले हमको कौन सा रिलेशनशिप एक्सप्लेन किया? बताओ। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने हमको कौन सा रिलेशनशिप एक्सप्लेन किया था? डायरेक्ट टेक्स्ट बुक का लाइन है। याद रखो, कभी भी सीईटी में आपको टेक्स्ट बुक के बाहर का क्वेश्चन कभी नहीं आता है, सब कुछ हमेशा टेक्स्ट बुक से ही पूछा जाता है। देखो इधर पे, जर्मनी के जो नेचुरलिस्ट थे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, इन्होंने सबसे फर्स्ट टाइम क्या ऑब्जर्व किया था और क्या बताया था? He observed for the first time that species richness increases with the area but up to a certain limit, यानी कि species is directly proportional to area। ये जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप हमको वॉन हम्बोल्ट ने एक्सप्लेन की थी। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इस रिलेशनशिप का इक्वेशन याद रखो। इसका जो कर्व हमको मिलता है, ये हाइपरबोला कर्व मिलता है, तो इसका प्रोपोर्शनलिटी साइन हम हटाते हैं तो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू लगा देते हैं और ये z स्लोप की वैल्यू है। तो ये हाइपरबोला कर्व है और इसका अगर लॉगरिथमिक स्केल से आप कर्व निकालोगे तो इसकी वैल्यू सबके आगे लॉग लग जाएगा और लॉग का मल्टीप्लीकेशन वाला प्रॉपर्टी लगाना है। तो लॉग s, यहाँ पर लॉग c और a मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लॉग c प्लस लॉग a और z इसके पावर में है तो z आगे आ जाएगा। तो लॉग वाला इक्वेशन भी याद रखो, हाइपरबोला इक्वेशन भी याद रखो और रिलेशनशिप भी याद रखो। इसके ऊपर एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। मेडिसिनल यूज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स शेयर्स 25% ऑफ ग्लोबल मेडिसिन मार्केट, इट इज एन एग्जांपल ऑफ डैश। तो हमको नेचर से अलग अलग चीजें मिलती हैं, जो चीजें बहुत ज्यादा यूजफुल होती है उसको हम बोलते हैं ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, जो चीज सिर्फ थोड़ी सी यूजफुल होती है उसको हम बोलते हैं नैरोली यूटिलिटेरियन, और जिस चीज से हमको मतलब हमारे इमोशंस और हमारे एथिक्स जुड़े हुए होते हैं उस चीज को हम बोलते हैं एथिकल रीजन। तो यहाँ पर जो हमको मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं, ये मेडिसिनल प्लांट्स कौन सी कैटेगरी में आते हैं? ब्रॉड यूजेस में आते हैं या नैरोली यूटिलिटेरियन में आते हैं? ये आपको टेक्स्ट बुक से बताना है, अपने अंदाजे से नहीं बताना है, अपना अजम्पशन मत ठोकना इधर पे। नैरोली यूटिलिटेरियन रिसोर्सेस में क्या आते हैं? हमको हमारे प्लांट से फूड, क्लोथ, शेल्टर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स मिलता है एंड वी ऑल्सो गेट मेडिसिनल यूज ऑफ प्लांट्स, जो कि पूरे वर्ल्ड में 25% हमारी कंट्री से कंट्रीब्यूट किया जाता है। तो मेडिसिनल यूज ऑफ प्लांट्स नैरोली यूटिलिटेरियन रिसोर्सेस में आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। यस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अभी अभी हमारी चैनल ज्वाइन किया है, न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, पता होगा तो वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि हमारा प्ले स्टोर पर एक ऐप है, ज्ञान लैब करके प्ले स्टोर एप्लीकेशन पर एक ऐप है। आपको ये ऐप इंस्टॉल करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करते वक्त याद रखो आपके मोबाइल में थोड़ी स्पेस होनी चाहिए तो ही ये ऐप ओपन होगा। ऐप ओपन करने के बाद इसका नोट्स एंड पीडीएफ वाला सेक्शन ओपन करो। नोट्स एंड पीडीएफ वाले सेक्शन में आपको यहाँ पर फ्री मॉक टेस्ट दिखाई देगा, यहाँ पर आपको एमसीक्यूज का फ्री पीडीएफ दिखाई देगा। तो ये फोल्डर्स आप चेक कर सकते हो। ये वाला जो एमसीक्यूज है ये आपको एमएसटी सीईटी 2025 के फोल्डर में दिखाई देगा और ये तो डायरेक्ट फोल्डर है, 2 फ्री मॉक टेस्ट का फोल्डर ही अलग से बनाया है, ये अलग से फोल्डर है, ये अलग से फोल्डर है। तो आप ये फ्री मटेरियल एक्सप्लोर कर सकते हो। दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करने होते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक किसी भी पर्टिकुलर टीचर का कोई भी कोर्स परचेस नहीं किया है और आपको सीईटी एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, आपके पास अभी भी टाइम है, अभी भी आपके पास 13-14 दिन है, आप अभी भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करके सीईटी एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अब आपकी स्ट्रैटेजी सिंपल होनी चाहिए, चैप्टर का 1 शॉट लेक्चर देखो, मॉक टेस्ट सॉल्व करो और जो एमसीक्यूज रॉन्ग जा रहे हैं उसका रीडिंग करो। बस यही 3 चीजें फॉलो करो तो आपके सीईटी में 75 परसेंटाइल के ऊपर मार्क्स अभी भी आ सकते हैं, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ये रेड लिस्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, ये हर एक टीचर का फेवरेट क्वेश्चन है और इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। रेड लिस्ट कंटेन्स डेटा और इंफॉर्मेशन। रेड लिस्ट में कौन सा डेटा स्टोर किया जाता है बताओ? रेड डेटा लिस्ट या रेड लिस्ट, इसमें कौन सा डेटा हम स्टोर करते हैं? यस, इट कंटेन्स डेटा और इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स। ये देखो, हमारा जो रेड डेटा लिस्ट होता है या जिसको रेड डेटा बुक बोलते हैं, यहाँ पर हम कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं? कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज। कितने प्लांट्स बचे हुए हैं, कितने एनिमल्स बचे हुए हैं, कौन सा प्लांट खतरे में है, कौन सा प्लांट एक्सटिंक्ट हो चुका है, कौन सा एनिमल एक्सटिंक्ट हो चुका है। यहाँ पर हम कंजर्वेशन स्टेटस को रिकॉर्ड करते हैं कि किसकी कितनी पॉपुलेशन बची है और कौन खतरे में है। तो यहाँ पर हम इकोनॉमिकली प्लांट्स के बारे में नहीं बताते, यहाँ पर हम इंटरनेशनल ट्रेड की इंफॉर्मेशन नहीं देते। जो प्लांट्स खतरे में हैं उनके बारे में हमको इंफॉर्मेशन पता चलती है। सो थ्रेटेंड स्पीशीज के बारे में डेटा रिकॉर्ड किया जाता है रेड लिस्ट में। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चलो देखते हैं। अभी यहाँ क्या दिया है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन डिप्लीशन के लिए साइन किया गया था। इट इज एसोसिएटेड विद कंट्रोल ऑफ एमिशंस ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। दिस इज करेक्ट। मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर ग्रीन हाउस गैसेस। ये गैसेस सनलाइट को ट्रैप करते हैं जिसके वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। डॉप्सन यूनिट्स आर यूज्ड टू मेजर ऑक्सीजन कंटेंट। डॉप्सन यूनिट की मदद से हम ऑक्सीजन मेजर करते हैं या ओजोन मेजर करते हैं? ओजोन को मेजर करने के लिए हम डॉप्सन यूनिट यूज करते हैं, ऑक्सीजन नहीं। यहाँ पर ओजोन आना चाहिए। सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। सैनिटरी लैंडफिल्स आर सब्स्टिट्यूट फॉर ओपन बर्निंग डैम्स। कचरा जब ज्यादा हो जाता है तो कचरे को जलाने के बजाय हम उसको दफनाना स्टार्ट कर देते हैं ताकि एयर पोल्यूशन ना हो। सो दिस इज करेक्ट। ओनली ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। DDT residues are rapidly passed through food chain causing biomagnification because DDT is dash। वो बर्ड वाला एग्जांपल याद है? पानी में DDT रहता है, उसको जू प्लैंक्टन्स खाते हैं, तो जू प्लैंक्टन्स में DDT की मात्रा बढ़ जाती है। फिर जू प्लैंक्टन को छोटी मच्छी खाती है तो इसमें DDT मल्टीप्लाई हो जाता है। फिर छोटी मच्छी को बड़ी मच्छी खाता है तो और DDT बढ़ जाता है, और बड़ी मच्छी को जब ईगल खाता है तो DDT की क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो DDT रेसिड्यूज जो हैं ये मल्टीप्लाई होते हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। ये देखो, DDT जो है ये मल्टीप्लाई होते जाता है। इट गेट्स अक्यूमुलेटेड इन टिश्यूज इन इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे, दूसरे से तीसरे। और ये यूज क्यों नहीं हो रहा बॉडी में? ये मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है? ये जमा क्यों होते जा रहा है? क्योंकि ये डाइजेस्ट नहीं हो सकता, बिकॉज दिस पेस्टिसाइड इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। आप इसको डिग्रेड नहीं कर सकते, इसीलिए ये बढ़ते जाएगा, क्वांटिटी इसकी इंक्रीज होते जाएगी, कॉन्सेंट्रेट होते जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्ट्स आर डंप्ड इन अ ट्रेंच इन सैनिटरी लैंडफिल्स। जो भी हमारा कचरा होता है उसको हम जमीन के नीचे खड्डा करके उसमें भर देते हैं। ट्रेंच यानी कि खड्डे में भर देना। क्यों? क्योंकि कचरे को जलाएंगे तो एयर पोल्यूशन होगा। यस, तो आफ्टर कॉम्पैक्शन एंड लेफ्ट अनकवर्ड, मतलब कि कचरा भरने के बाद हम उस जमीन को खुला छोड़ते हैं क्या? नहीं। बिफोर कॉम्पैक्शन एंड लेफ्ट कवर्ड, कचरा भरने से पहले खड्डे को कैसे ढाकेंगे? पहले कचरा भरेंगे फिर उस खड्डे को कवर करेंगे, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। ये देखो, सैनिटरी लैंडफिल्स जो है ये एयर पोल्यूशन बचाने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हम एवरीडे कचरा भरते हैं, एवरीडे कचरा डालते हैं, बिफोर कॉम्पैक्शन एंड कवर्ड विथ वेस्ट एवरीडे, एंड आफ्टर कॉम्पैक्शन एंड कवर्ड विथ वेस्ट एवरीडे। ये देखो, यहाँ पर हम कचरा भरते जाते भरते जाते भरते जाते और रोज नया कचरा लेकर आते हैं। नया कचरा भरते जाएंगे भरते जाएंगे भरते जाएंगे, और जब पूरा खड्डा भर जाएगा तो उसको कवर करेंगे। तो आफ्टर कॉम्पैक्शन यानी कि पूरा खड्डा भरने के बाद हम उसमें एवरीडे का वेस्ट डिकम्पोज करते जाएंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following statements regarding ozone is incorrect? बताओ, ओजोन के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है? ओजोन बनता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से, ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से। ओजोन हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होता है, अर्थ की जो बाहर की लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होता है। ओजोन होल एंटार्क्टिक वाले रीजन से होना स्टार्ट होता है। ओजोन डिप्लीशन सबसे ज्यादा कहां पर हो रहा है? ओजोन का जो डिप्लीशन है, so they remain in the stratosphere and continue the effect of ozone degradation.
दिस इज कॉल्ड एज ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन कहां पर हो रहा है? जहां पर ओजोन लेयर प्रेजेंट है, स्ट्रेटोस्फीयर वाले रीजन में ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, ट्रोपोस्फीयर में नहीं हो रहा है। तो यहां पर आंसर आएगा स्ट्रेटोस्फीयर। तो ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। द थिकनेस ऑफ द ओजोन इज कैलकुलेटेड यूजिंग डॉक्सन यूनिट्स। ये हमने अभी देखा था कि ओजोन की लेयर को हम डॉक्सन यूनिट से मेजर करते हैं। Recognizing the deleterious effect of ozone depletion, an international treaty known as Montreal Protocol was signed. ओजोन लेयर डिप्लीट होते जा रहा है और उसको बचाने के लिए हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया था। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, सिर्फ ये वाला स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन नंबर 1 इज रॉन्ग स्टेटमेंट, राइट। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट बिफोर दैट जो महाराष्ट्र बोर्ड के स्टुडंट्स हैं जे वर्षभर महाराष्ट्र बोर्ड मधून अभ्यास करतात, 11वी-12वीची टेक्स्टबुक वाचतात, नीटचं काहीच अभ्यास करत नाही, पण त्या मुलांनी नीटचं फॉर्म भरलेला आहे। आपको रेडियोलॉजी करना है, आपको फिजियोथेरेपी करना है, आपको ऑडिओ एंड स्पीच थेरपी करना है, म्हणजे तुम्हाला छोटे छोटे पॅरामेडिकल कोर्सेस करायचे आहेत, पण तुम्हाला माहिती आहे की नीट दिल्याशिवाय ते कोर्सेस आपल्याला नाही मिळू शकत। तर अशा मुलांसाठी जो लोग साल भर महाराष्ट्र बोर्ड से पढ़ते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए हमने लाइव नीट पीवाईक्यू सॉल्व करवाना स्टार्ट किया है। हमारा ये जो नीट वाला चैनल है ज्ञान लैब एनसीईआरटी, जिसका नाम ज्ञान लैब ट्यूटोरियल है, इस चैनल पर हम आप लोगों को नीट के लाइव पीवाईक्यू सॉल्व करवाते हैं। 2025 में जितने भी पीवाईक्यूज थे वो हमारे ऑलरेडी सॉल्व हो चुके हैं। अब हमने 2024 वाले पीवाईक्यू सॉल्व करवाना स्टार्ट किया है। मैम हे पीवाईक्यू सेशन किती वाजता असतं? सकाळी 10 वाजता। रोज सुबह 10 बजे हम ये लाइव पीवाईक्यू सेशन सॉल्व करवाते हैं और उसके साथ साथ आप लोगों को एमसीक्यू शॉर्ट्स भी दिया जा रहा है इस चैनल पे और एमसीक्यू पोल्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। मॅम कोणत्या चॅनलवरती हे लाईव्ह सेशन असतात? ही वाली जी चॅनल आहे ज्ञान लॅब एनसीईआरटी, ज्ञान लॅब ट्युटोरियलची जी चॅनल आहे, ह्या चॅनलवरती आम्ही रोज सकाळी 10 वाजता लाईव्ह येतो। इस चॅनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तर जाऊन डिस्क्रिप्शन चेक करा, तिथे लिंक दिली असेल त्या लिंकवरती क्लिक करून चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा, म्हणजे जेव्हा जेव्हा आपले लेक्चर्स असतात तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळेल। कारण आता नीटसाठी खूप कमी वेळ आहे, तर जेवढे जास्त पीवायक्यूज प्रॅक्टिस कराल तेवढं जास्त कॉन्फिडन्स वाढेल। कारण आय एम टेलिंग दिस टू यू व्हेरी सिन्सिअरली, नीट एक्झाम मध्ये 60 to 70% क्वेश्चन्स महाराष्ट्र बोर्डचे असतात। तुम्ही जर नीट महाराष्ट्र बोर्डची पुस्तक वाचली असेल तर तुमचे नीटचे बायोचे पेपर्स खूप इझिली सॉल्व्ह होऊ शकतात। फक्त कोणत्या पद्धतीने सॉल्व्ह करायचं त्यासाठी आपण पीवायक्यूज घेतो आणि हे पीवायक्यूज तुम्ही जॉईन करा, ठीक आहे। चला पुढे जाऊया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूट्रोफिकेशन आर करेक्ट? यूट्रोफिकेशन मतलब क्या होता है? जब हमारे पानी में बहुत ज्यादा अलगे की ग्रोथ होने लग जाती है तो उसको हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। तो यूट्रोफिकेशन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। नेचुरल यूट्रोफिकेशन इज द एजिंग ऑफ लेक बाय न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। पानी में जब बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, फॉस्फोरस आ जाता है, तो अचानक से पानी में अलगे ग्रो होने लग जाता है। Pollutant from human activities like effluent from industries and homes can radically accelerate the aging process. This phenomenon is called as cultural or accelerated eutrophication. ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। ये देखो, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट की वजह से अलगे की ग्रोथ होती है, जिसके वजह से पानी के ऊपर काई जम जाती है, सनलाइट कम जाती है, जिसकी वजह से अंदर ही अंदर ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ बढ़ने लगता है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो जाती है क्योंकि पानी के अंदर अब ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, क्योंकि ऊपर से सब कुछ ब्लॉक हो गया है, पानी के ऊपर अलगे ग्रो हो गया है। तो अब पानी के अंदर फिशेस और प्लांट्स और एनिमल्स की डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। यस, तो ये अपना जब हम एक तो नेचुरली पानी खराब हो रहा है, ऊपर से हम उसमें अपने इंडस्ट्री का कचरा डाल के उसमें और ज्यादा न्यूट्रिएंट्स डाल रहे हैं, यानी फॉस्फोरस डाल रहे हैं, जिसकी वजह से और जल्दी जल्दी अलगे की ग्रोथ होती है। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। नेचुरली अगर हम पानी को खराब होने के लिए छोड़े तो वो प्रोसेस बहुत स्लो प्रोसेस होगा, इट रिक्वायर्स थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। लेकिन हमारी तरफ से जो उसमें कचरा जाता है उसके वजह से उसमें जल्दी जल्दी अलगे की ग्रोथ होती है। पोल्यूटेंट्स लाइक एग्रीकल्चरल लैंड का वेस्ट, इसके वजह से अलगे की ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन ब्लॉक हो जाता है और पानी के अंदर जो प्लांट्स और एनिमल्स है वो मर जाते हैं। तो ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। यूट्रोफिकेशन में हमको ये सारा प्रोसेस देखने को मिलता है। ऑल दीज स्टेजेस आर ऑब्जर्व्ड इन यूट्रोफिकेशन। Next question. A brief exposure of 150 decibel sound may cause damage to dash. बताओ इसका आंसर क्या आएगा? A brief exposure to 150 decibels, इससे क्या क्या डैमेज हो सकता है ये हमने पढ़ा हुआ है। 150 डेसिबल्स को मतलब अगर इतना हेवी साउंड हम एक्सपोज करते हैं तो इट मे कॉज डैमेज टू आवर ईयर ड्रम्स,
यस, इट कैन कॉज परमानेंट हियरिंग लॉस, पूरी तरीके से आपकी सुनने की क्षमता जा सकती है। इट कैन कॉज वेरियस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, नो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स इसमें नहीं होगा, ये तो एयर पोल्यूशन में होगा। साउंड प्रॉब्लम की वजह से आपका हियरिंग प्रॉब्लम होगा। सो ऑप्शन नंबर ए एंड बी आर करेक्ट, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Amrita Devi Bishnoi Wildlife Protection Award is for the individuals or communities from rural area that have shown extraordinary courage in dash. अमृता देवी कौन थी? अमृता देवी वॉज अ लेडी जिन्होंने पेड़ पौधों की जान बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। चिपकू मूवमेंट याद है? वो अमृता देवी ने स्टार्ट किया था। तो जो लोग अमृता देवी जैसी बहादुरी दिखाते हैं उन लोगों को किस चीज के लिए अवार्ड दिया जाता है? दे आर गिवन अवार्ड फॉर डेडिकेशन इन प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ, यानी कि ऐसे लोग जो नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान भी खतरे में डाल सकते हैं। कंतारा मूवी में यही बताया गया है। यस, so they all should get national award for protecting our natural resources. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ऑफ गलती से है। द जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डैश। ये अपने टेक्स्ट बुक में लास्ट में दिया है। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्यों किया गया था? ताकि कंतारा मूवी का ही एग्जांपल दूंगी, जहां पर जो आदिवासी लोग रहते हैं उस एरिया को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी और वहां के रिसोर्सेज को खुद से यूज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो भी फ्लेक्सिबिलिटी थी गवर्नमेंट ने वो उस एरिया में रहने वाले आदिवासी को दे दी थी। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का काम क्या था? ये गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रहे थे। मतलब लोकल कम्युनिटीज जो है वो लोकल कम्युनिटी ही उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट का ध्यान रखेगी और वहां से उगने वाले जो भी वेजिटेबल्स फ्रूट्स होंगे वो उस लोकल कम्युनिटी को ही मिलेंगे। तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में गवर्नमेंट और लोकल कम्युनिटीज दोनों मिलकर काम करते हैं। इट वर्क्स इन एसोसिएशन विद लोकल कम्युनिटी फॉर प्रोटेक्टिंग एंड मैनेजिंग फॉरेस्ट। हमको ओवर एक्सप्लॉइटेशन भी नहीं करना है, ना हमको पूरी तरीके से उस एरिया को खाली करके स्मगल करना है, हमको बस उसका ध्यान रखना है और बदले में आपको प्रोडक्ट्स यूज करने मिलेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। सब लोग जल्दी जल्दी ध्यान से देख के आंसर दो। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉसिबल रीजन फॉर यूजिंग सीएनजी इन ऑटोमोबाइल्स। हम ऑटोमोबाइल्स में सीएनजी क्यों नहीं यूज कर सकते? मतलब यहाँ पर एक ऑप्शन है जो गलत दिया है, वो गलत ऑप्शन आपको ढूंढ के बताना है। देखो, जो गैस पोल्यूशन रिड्यूस करता है वही गैस हम यूज करते हैं, जो अच्छे से बर्न होता है वही गैस यूज करते हैं, जो सस्ता रहता है वो यूज करते हैं। और हम ऐसा गैस यूज करते हैं जिसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी अडल्टरेटेड। ये देखो, सीएनजी का एडवांटेज क्या क्या है? ये सस्ता है, अच्छे से जलता है एंड इट इज अडल्टरेशन प्रूफ। मतलब इसमें कोई मिलावट नहीं है। अगर उसमें मिलावट रहेगी तो हम वो गैस यूज नहीं करेंगे। तो ये गलत स्टेटमेंट है। इट शुड नॉट बी अडल्टरेटेड। यहां पर बोला इट शुड बी अडल्टरेटेड बट इट शुड नॉट बी अडल्टरेटेड, राइट। चलो, लास्ट क्वेश्चन दिखाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से याद दिला रही हूँ, नीट के लाइव पीवाईक्यूज अगर आप अटेंड करना चाहते हो तो हमारी नीट वाली चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। एमएसटी सीईटी के भी लाइव एमसीक्यूज हम सॉल्व करते हैं शाम को 7 बजे। उसके अलावा आपको दोनों चैनल पर एमसीक्यू शॉर्ट्स, एमसीक्यू पोल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप वो भी अटेम्प्ट कर सकते हो। और आप लोगों के लिए और भी बहुत सारे सरप्राइजेस आने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि आपका एक भी सरप्राइज मिस ना हो और आपका पूरा रिवीजन अच्छे से हो जाए। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ स्क्रबर इन द एग्जॉस्ट ऑफ अ केमिकल इंडस्ट्रियल प्लांट रिमूव्स डैश। हमने एग्जॉस्ट गैस स्क्रबर के बारे में पढ़ा था। ये स्क्रबर क्या करता है? ये डस्ट को जब हम पास करते हैं तो ये ड्राई और वेट पैकेजिंग मटेरियल से बना है। ये स्पेसिफिकली सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस को रिमूव करता है। यस, सो इट इज मेंट टू रिमूव गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड। सो विद अच्छा, और एक क्वेश्चन है, वाह, बोनस क्वेश्चन। मुझे लगा 16 ही क्वेश्चन है, ठीक है। Which of the following is the harmful effect of depletion of ozone layer on human health? I think this is the last question. हाँ, ये तो वही हो गया, ऐसे बहुत पुराना 100 रुपए का नोट मिल गया बुक में से तो खुशी हो जाती है ना, वैसा हो गया, एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिख गया। तो which of the following is the harmful effect of depletion of ozone layer? ओजोन लेयर अगर डिप्लीट हो गया तो जो यूवी रेडिएशन आती है उस यूवी रेडिएशन से क्या क्या नुकसान होता है? हमारी स्किन कैंसर हो सकता है, मतलब स्किन जल्दी जल्दी खराब हो सकती है, एजिंग ऑफ स्किन, ठीक है। हमारे
आंखों को ब्लाइंडनेस, स्नो ब्लाइंडनेस या कैटरेक्ट प्रॉब्लम हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है। तो ये सारे रेडिएशन प्रॉब्लम है जो ओजोन डिप्लीशन के वजह से हो सकते हैं। एंड आई रिमाइंड यू अगेन, ये हमारा एनसीईआरटी वाला चैनल है, इसको जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। आज हमने जितने भी एमसीक्यूज सॉल्व किए हैं उसमें से आपके कितने एमसीक्यूज करेक्ट थे, जल्दी जल्दी नीचे कमेंट करो। मॉक टेस्ट वाला कोर्स अगर अब तक परचेस नहीं किया तो मॉक टेस्ट ज्वाइन करो। यहाँ पर आपको 4000 से 5000 के बीच एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे और सारे पीवाईक्यूज हैं। आप मिनी मॉक टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पर आपको 900 एमसीक्यूज मिलेंगे। क्रैश कोर्स में लेक्चर प्लस एमसीक्यू सब मिलेगा, ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और ये आपके पास मई तक रहेगा, मई एंडिंग तक, जब तक आपका सीईटी का सेकेंड अटेम्प्ट खत्म नहीं हो जाता। कोर्स परचेस करते वक्त पेमेंट में कुछ इशू आए तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आई होप कि आप लोगों ने पूरे के पूरे 12th के 15 चैप्टर्स अच्छे से सॉल्व कर लिए होंगे। अब मैं लेकर आऊंगी क्लास 11th के 4 चैप्टर्स के एमसीक्यू, चैप्टर नंबर 6, 13, 14, 15। एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले हमेशा वन शॉट लेक्चर देखो, टेक्स्ट बुक रीड करो और फिर एमसीक्यू सॉल्व करो। तो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और पढ़ाई जारी रखना। तो ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, टेक केयर, सी यू सून, थैंक यू।